बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे 9th बायो का चैप्टर नंबर 7 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। आते हैं टॉपिक की डिटेल की तरफ। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जो सांस लेने का प्रोसेस है उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन जो है इसे हम डिवाइड करते हैं 3 स्टेप्स के अंदर ताकि आसानी से इसे समझा जा सके। पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्रेब्स साइकिल और तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब आते हैं ग्लाइकोलाइसिस की तरफ। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 6 कार्बन वाला ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है और उससे 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं और दोनों मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके? पायरुविक एसिड के। ये इसका मेन प्रोडक्ट। इन 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के साथ एक मॉलिक्यूल एटीपी, इन 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के साथ एक एटीपी भी बनता है और NADH भी बनता है। अब आते हैं नोट्स की तरफ। ग्लाइकोलाइसिस, इन ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन वाला होता है मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। अब हर पायरुविक एसिड के जो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, हर मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन होते हैं। अब आते हैं इसकी डायग्राम की तरफ। डायग्राम में ये देखें, ग्लाइकोलाइसिस ये स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, ये पहला वाला इसका स्टेप है। ये ग्लूकोज जो है ये ब्रेक डाउन हो रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड के अंदर। इसके साथ ATP एक एडिशनल प्रोडक्ट है और NADH भी एक एडिशनल प्रोडक्ट है। अब आते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स जो ग्लाइकोलाइसिस में बने थे पायरुविक एसिड के, याद रखें पायरुविक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 3 कार्बन वाले होते हैं। हर मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन होता है। तो जो मॉलिक्यूल बने थे पायरुविक एसिड के, वो कोएंजाइम की मदद से जैसे ही क्रेब्स साइकिल के अंदर जाते हैं वो चेंज हो जाते हैं एसिटाइल को ए के। कोएंजाइम ए का सिर्फ ये काम है कि ये पायरुविक एसिड को चेंज कर दे एसिटाइल को के अंदर, और इसके बाद तमाम पायरुविक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होंगे। कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज का ये मतलब है कि उनके मॉलिक्यूल के दरमियान जितने भी CH बॉन्ड्स हैं उन्हें तोड़ा जाएगा। जैसे कि ये देखें, यहाँ पर ये CH मॉलिक्यूल है और CH मॉलिक्यूल के दरम्यान में ये बॉन्ड है। ये बॉन्ड जितने भी हैं ये सारे CH बॉन्ड तोड़े जाएंगे और वहाँ से एनर्जी निकाली जाएगी। ये CH बॉन्ड तोड़कर यहाँ से एनर्जी निकाली जाएगी और उस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा ATP के अंदर। अब आते हैं नोट्स की तरफ। बिफोर क्रेब्स साइकिल द पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन वाला 3C यानी 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, चेंज इनटू एसिटाइल को A। अब एसिटाइल को A 2 कार्बन वाला है एंड देन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज का क्या मतलब है ये मैंने यहाँ पर बताया। कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज का मतलब है ऑल CH बॉन्ड्स आर ब्रोकन। यहाँ पर पायरुविक एसिड कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब पायरुविक एसिड के जितने भी CH बॉन्ड्स हैं वो तमाम के तमाम तोड़े जाएंगे, वहाँ से एनर्जी निकाली जाएगी और ATP में कन्वर्ट की जाएगी। पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज किए जाते हैं और उसके बाद 3 प्रोडक्ट बनते हैं ATP, NADH एंड FADH2। अब ये देखें, ये जो एनर्जी है इसको कन्वर्ट किया जाता है ATP में और ATP के साथ साथ 2 और प्रोडक्ट बनते हैं NADH और FADH2 के नाम से। अब आते हैं डायग्राम की तरफ। ये देखें, ये क्रेब्स साइकिल की डायग्राम है। यहाँ से ये पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल आ रहा है जब यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में, तो ये कोएंजाइम A जो है इसने इसे चेंज कर दिया एसिटाइल को A मॉलिक्यूल के अंदर और ये एसिटाइल को A जो है ये 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। जब ये आगे फर्दर रिएक्शन करता है तो ये देखें एसिटाइल को एंजाइम A वापस आ गया। मतलब इस एसिटाइल को A जो है, ये एसिटाइल को A जो है इसका मकसद सिर्फ ये था कि ये चेंज कर सके पायरुविक एसिड को एसिटाइल को A के अंदर। उसके बाद जो एडिशनल प्रोडक्ट बनते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, ATP, NADH एंड FADH2 है। ये याद रखिएगा कि ये जो NADH है और FADH2 है ये फर्दर नेक्स्ट रिएक्शन में यूज़ होंगे जो कि है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की तरफ जो कि है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। पहले इसे समझते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स पिछले स्टेप के
जो कि NADH एंड FADH2, ये कहाँ से आए? ये आए पिछले स्टेप से, जो कि क्रब्स साइकिल था। ये दोनों मॉलिक्यूल दो काम करते हैं, एक हाइड्रोजन आयन बना देते हैं, दूसरा काम ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। ये जो लूज हुए हुए इलेक्ट्रॉन हैं, इनको कुछ कैरियर मॉलिक्यूल्स अपने साथ कैरी करते हैं और मूव कराते हैं। जब ये मूव कर रहे होते हैं तो इनके कैरियर मॉलिक्यूल के साथ मूव करते हुए ये एनर्जी रिलीज करते हैं, और ये जो एनर्जी रिलीज हुई है इन इलेक्ट्रॉन के मूव करने से, ये इस्तेमाल होती है ATP बनाने में। इसके बाद ये जो हाइड्रोजन आयन होते हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और ये जो इलेक्ट्रॉन जो मूव किए थे, ये तीनों चीज़ें मिलकर दोबारा हाइड्रोजन आयन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और ये इलेक्ट्रॉन जो लूज हुए थे, ये तीनों मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं। अब आते हैं नोट्स की तरफ। इन दिस फाइनल स्टेप NADH एंड FADH2 फॉर्म्ड इन क्रब साइकिल रिलीज इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयन, कि जो NADH और FADH2 जो क्रब साइकिल में बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और हाइड्रोजन आयन। देन दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्ड थ्रू इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, while doing so they release energy। तो ये उसके बाद इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू मूव करते हैं और इस तरह मूव करते हुए एनर्जी रिलीज करते हैं। ये जो एनर्जी है इज़ यूज टू प्रोड्यूस ATP, ये ATP के लिए इस्तेमाल होती है। और लास्ट स्टेप के अंदर वो जो हाइड्रोजन आयन थे और जो इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों रिएक्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ और ये बना देते हैं वाटर। अब डायग्राम पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पर मौजूद है, ये लास्ट स्टेप है। ये देखें जो कि ये पिछले स्टेप से, ये देखें पिछले स्टेप से जो कि था क्रब साइकिल, इसमें ये जो NADH और FADH2 था, ये देखें ये यहाँ से ये दोनों आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। ये NADH है और ये FADH2 है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, तो ये देखें इसके नतीजे में एक प्रोडक्ट बन गया वाटर, ATP, NAD पॉजिटिव एंड FAD पॉजिटिव।